Hello and welcome to the framework and effects. I hope so. आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. Hope so. आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे. इवेंचुअली इंजॉयमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है. सो बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ. और आज हमारा जो टारगेट है वो आइज़ा 505 है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाई टू वेस्ट. जी, तो टुडेज एजेंडा, आज का एजेंडा क्या है. सबसे पहले हमारा जो मकसद क्या है, आज क्या पढ़ाने वाला हूँ और आप क्या सीखने वाले हैं, तो उस एजेंडा की तरफ बढ़ते हैं. आज का एजेंडा, एजेंडा नंबर 1. ऑब्वियसली आज हमारा जो एजेंडा है, जो मेन टॉपिक है जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है, आइज़ा 505 है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन. तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे ताकि हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता चल जाए. उसके बाद हम आगे चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है जी. ओके जी. व्हाट इज़ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. ऑब्वियसली लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा होगा. टॉपिक का नाम ही है, आइज़ा का नाम ही एक्सटर्नल कंफर्मेशन है. तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है, उसकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और कब यूज़ करना है ये भी पढ़ेंगे. यूजेस अलग हैं होंगे और कब यूज़ करना है, व्हेन टू यूज़ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये एक अलग टॉपिक है. ठीक है जी. सो ये भी हम पढ़ेंगे. और अगला क्या है, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. एक्सटर्नल कंफर्मेशन की कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, उसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक हो गया. कंट्रोल ओवर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये भी एक टॉपिक है, इसे ने डिफाइन किया हुआ है बेसिकली. सो इसको भी हम पढ़ेंगे. जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम इसके ऊपर आएंगे कि इसका मतलब क्या था. मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, ये भी आज का एजेंडा है हमारा. ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर द रिसिट ऑफ रिप्लाईज. ठीक है, जब हमें रिप्लाई मिलेगा तो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे. ऑडिट प्रोसीजर्स बेसिकली जो कुछ आइज़ा ने डिफाइन किए हुए हैं ऑडिट प्रोसीजर्स. ठीक है जी. कुछ आइज़ा ने डिफाइन नहीं किए हुए हैं. सो बेसिकली कुछ जो अब अगर आइज़ा बैठ जाए, अगर दुनिया बैठ जाए हर एक चीज़ पे प्रोसीजर बताए, तो वो एक ऐसा चीज़ हो जाएगा जो कि इनकम्प्लीट हो जाएगा, बिकॉज हर चीज़ के ऊपर अलग अलग प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं. ठीक है जी. सो जो आइज़ा ने डिफाइन नहीं किए हुए हैं वो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको आइज़ा 330 के अंदर पढ़ेंगे हम लोग सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में. ठीक है जी. सो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में प्रोसीजर्स कैसे बनते हैं, क्या करना होगा हमने. सो वो हम उधर पढ़ेंगे, लेकिन जो हमें आइज़ा ने पढ़ाया हुआ है वो हम अभी से ही जो पढ़ाया हुआ है वो हम इसी में ही कंटिन्यू करेंगे. मोस्टली जो आइज़ा के अपने अपने जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया, यूजिंग द वर्कशॉप अदर हो गया, ये आइज़ा ने हमें खुद बताए हुए हैं कि ये प्रोसीजर्स आपने अप्लाई करने हैं. ठीक है जी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्जामिन योर सेल्फ. ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस नहीं करा सकता हूँ ड्यू टू सम रीजंस. आप लोग ऑनलाइन नहीं है पहली बात, और रिकॉर्डेड में वैसी प्रैक्टिस नहीं होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. ठीक है जी. सो आई विल मेक श्योर इन कमिंग डेज मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा. ठीक है जी. यूट्यूब पे भी ऑनलाइन आ जाऊँगा. जूम मीटिंग का लिंक भी मैं आपके के साथ शेयर कर लूँगा, तो उसमें भी हम ऑनलाइन आ जाएंगे और उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. एक वीडियो मैं डाल दूंगा, चलिए जी, एक वीडियो मैं डाल दूंगा प्रैक्टिस सेशन की आइज़ा 505 के ऊपर. लेकिन बेहतर यह है कि जो प्रैक्टिस मटेरियल मैं अपलोड करूंगा बेसिकली उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. गूगल ड्राइव है. ठीक है जी. PDF फॉर्म में होगा, तो आप लोग ने उसको एक्सेस करना है विदाउट एनी फ़ी. तो ये मत सोचिए कि उसको हम लोग एक्सेस करेंगे तो कोई फ़ी लगेगी, कोई फ़ी नहीं लगेगी. सिर्फ आपका काम ये है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अपनी क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि उन तक भी ये लेक्चर पहुंच जाए. ठीक है जी. बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होते हैं ये. और जहाँ पे टीचर फॉर एग्जांपल 4 दिन लगाता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन पे, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली 1 घंटा 20 मिनट तक कवर हो जाएगा. कोशिश करता हूँ अपने लेक्चर को शॉर्ट से शॉर्ट रखूँ, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है. ठीक है जी. सो बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट सर. ठीक है जी. ऑब्जेक्टिव ऑफ आइज़ा 505 505 का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं. टू एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस
ठीक है जी। टू एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस फॉर किसके लिए, आप लोगों के लिए। आप लोग कौन हो, ऑडिटर्स। व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या है, अगली स्लाइड इसी के ऊपर है। टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, जो भी, अच्छा ये चीज़ आप लोग याद रखिए कि जो भी हम काम करेंगे क्या किस चीज़ करने के लिए, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस या टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, दोनों की बात सेम है। फ्रॉम थर्ड पार्टीज, अब ये इसका मेन वर्ड है, किससे, थर्ड पार्टी से हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए हैं, कस्टमर्स हो गए हैं और सप्लायर्स हो चुके हैं। ठीक है जी, ये हम आगे जब मैं जैसे पढ़ता जाऊंगा तो आपको समझ आती जाएगी। सो ये उसका ऑब्जेक्टिव है, गाइडेंस प्रोवाइड करना ऑडिटर्स को कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन हमने ऑब्टेन करना है ऑडिट एविडेंस के फ्रॉम थर्ड पार्टी से, हमने एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन करना है, इसके ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड करना ऑडिटर्स को, ये ऑब्जेक्टिव है आइजा 545 का। ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन है क्या। सो हियर वी गो। एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज एन ऑडिट एविडेंस। ठीक है जी, ऑडिट एविडेंस है एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन है, बैंकर्स है, कंज्यूमर है, सप्लायर है। ठीक है जी, ये सब कौन है, थर्ड पार्टी है, बिकॉज एंटिटी के साथ इनका डायरेक्ट लिंक नहीं है। आप ऑडिटर हैं, एंटिटी आपकी डायरेक्ट पार्टी है, लेकिन जो एंटिटी की जो पार्टीज होंगी वो आपके लिए थर्ड पार्टीज है। एंटिटी के लिए तो वो डायरेक्ट पार्टीज है, फॉर एग्जांपल सप्लायर। अब एंटिटी के लिए सप्लायर क्या है, डायरेक्ट पार्टी है, लेकिन वो सप्लायर आपके लिए क्या है, वो आपके लिए थर्ड पार्टी है। सो अभी आप लोग ने सप्लायर से क्या करना है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ठीक है जी, इन रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने $500 का फॉर एग्जांपल ट्रेड की है, चीज़ें सप्लाई की हैं। ठीक है जी, सो आपने उस सप्लायर के पास कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है कि सर क्या आप लोगों ने $500 की चीज़ें सप्लाई की हैं या नहीं की हैं। तो ये क्या हुआ, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ओके जी। अबाउट अ पर्टिकुलर आइटम, वो कैश भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, वो मशीनरी भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। द एविडेंस कैन बी ऑन रिटर्न हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, और थ्रू एनी अदर मेथड्स। ठीक है जी। रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक मोस्ट प्रोबेबली आजकल दुनिया में चल रहा है, और आजकल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बेस्ट वर्ड होगा इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन मेक श्योर करना है कि यार वो जो ईमेल आई है वो आ, उसी बंदे से आई है या किस एंटिटी ने खुद फेक जनरेट किया है। ठीक है जी। ओके जी। यूजेस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सर यूजेस क्या है एक्सटर्नल कंफर्मेशन के। सो पहले हम ये पढ़ते हैं, यूजेस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अच्छा जी, कंफर्मिंग बैलेंस। बैलेंस को सबसे पहले उसका यूज़ क्या है, हम बैलेंस हमारे पास कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई सप्लायर ने इतनी चीज़ों की सप्लाई की थी और इसके बदले में इतना बैलेंस कंफर्म किया गया है। ठीक है जी। ट्रांजैक्शंस कंफर्म होती हैं डायरेक्टली विद थर्ड पार्टी से। ठीक है जी। हेल्प्स एस्टेब्लिश दी एसेट्स और लाइबिलिटीज एग्जिस्ट, और इससे क्या पता चलता है, अब जैसे कि एक क्रेडिटर है। ठीक है जी, हम क्रेडिटर को एक रिटर्न डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे कि सर आप हमें कंफर्म कर दीजिए कि आप इतना इसको क्रेडिट मतलब इन्होंने आपको दिया हुआ है। सो इससे हमारी चीज़ें वो हो जाती हैं, क्या कहती हैं, पता चल जाता है कि यार डेटर है तो एसेट होगा, लाइबिलिटी है तो क्या होगा, क्रेडिटर होगा। फॉर एग्जांपल हमने रिसीवेबल्स किए हैं, क्या पता हमें तो नहीं है पता कि यार जो डेटर लिखा हुआ है वो एक्यूरेट है या नहीं है। उसको एक्यूरेसी चेक करने के लिए, एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करना होगा, हमने हमने एक कंफर्मेशन करनी होगी थर्ड पार्टी से, डेटर से, कि यार इतने का आपने बिजनेस किया या नहीं किया इनके साथ। तो ये पहला यूज हो गया। ठीक है जी। दूसरा है हेल्प्स डिटरमाइन वेदर द एंटिटी हैज अ लीगल राइट टू एसेट्स और इट्स ऑब्लिगेटेड फ्रॉम लाइबिलिटीज। लीगल राइट्स पता चल जाते हैं। एक एंटिटी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बेसिकली एक ट्रेड की। ठीक है जी। उसने परचेज किया एसेट को। अब हमें तो नहीं है पता यार, इन्होंने तो एसेट वाले सेक्शन में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ है, लेकिन हमें नहीं है पता कि यार ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है
ये जो बिल्डिंग है, ये जो लैंड है, ये एंटिटी ओन करती भी है या नहीं करती है। ठीक है जी, हमें उसने दिखा दिया सर ये बिल्डिंग है, आप चेक कर लीजिए। अब मैंने उसे को फिजिकली जाकर देखा कि जी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन एग्जिस्ट करना कुछ और है। ठीक है जी, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जिस्ट, बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है ये कुछ और है, लेकिन क्या ये बिल्डिंग एंटिटी के नाम पे है या नहीं है ये कुछ और है। सो बेसिकली हमें उसे क्या पता चल जाता है, लीगल राइट पता चल जाता है कि यार ये बिल्डिंग जो है वो एंटिटी ओन करती है। ठीक है जी, और सेम गोज विद लाइबिलिटीज। ठीक है जी, confirms the accuracy of recorded amounts, जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है वो उसे वो कंफर्म हो जाती हैं। हेल्प्स डिटेक्ट एरर और मिसस्टेटमेंट और एरर को आइडेंटिफाई करने में पता चल जाता है। अब जहाँ पे एरर होगा या मिसस्टेटमेंट हुई होगी, हमें पता चल जाएगा कि यार सप्लायर जो हमारी थर्ड पार्टी थी उसने $500 की क्या कहते हैं बैलेंसेस कंफर्म किए हैं, और आपके उसमें लिखा हुआ है $200। सो ये क्यों आ रहा है, ये मिस स्टेटमेंट है या एरर है, तो इसके ऊपर मजीद अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई करेंगे। कैन रिवील अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज और ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, लाइबिलिटी हम एक अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है जी, तो जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज होती हैं वो भी हमें पता चल जाती है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन एक्सपोज फिक्टिशियस बैलेंसेस, जो हमने अपने से डाले होंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, लेकिन हमने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए हमने रिकॉर्ड किए होंगे, तो ये फिक्टिशियस बैलेंस हो गया। एसेट्स होंगे नहीं, लेकिन हमने बढ़ा चढ़ा कर बताए होंगे कि सर हमारे रिसीवेबल्स इतने $1 मिलियन है, इतने मिलियन पाउंड है, इतने मिलियन रुपीस है। फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ। ठीक है जी, सो ये फिक्टिशियस बैलेंस हमें कंफर्म होता है। अब फिक्टिशियस बैलेंस कैसा होगा, एक डेटर होगा वो $500 फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। ठीक है जी, रिस्ट्रिक्ट टू दैट एग्जांपल, वो होगा $500 है। अब वो एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन इंटिटी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एसेट के कॉलम में शो किया हुआ है डेटर को। तो हम उसे बोलेंगे सर हमें बताओ कि ये कौन है, ये कहाँ पे है, तो वो हमें नहीं, नाम नहीं बता पाएंगे कि यार ये बंदे हमें ऑन करते हैं। ठीक है जी, रिलेटेड पार्टी हो गए। अच्छा, रिलेटेड पार्टी के ऊपर भी एक पूरा एक आइजा है। ठीक है जी, रिलेटेड पार्टी के ऊपर भी एक पूरा एक आइजा है, आइजा 550 रिलेटेड पार्टी है, तो वो हम डिटेल में बात करेंगे कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होती हैं अकॉर्डिंग टू आइजा। ठीक है जी, ट्रांजैक्शंस और कलूजन्स। ठीक है जी, एक्सपोज कर लेते हैं बेसिकली सब चीज़ों को। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं हो रहा है, जहाँ पे भी क्लियर नहीं होता कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, आई विल रिस्पॉन्ड टू इट। ठीक है, अच्छा जी, व्हेन टू यूज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब यूजेस तो हो गई, अब कब यूज करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन को, एक अलग चीज है। कब यूज करेंगे सर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी यूज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, व्हेन व्हेन देयर्स अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप भी हाईलाइट कर दें। जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब 5% ऑफ प्रॉफिट, थंब ऑफ रूल यही है। ठीक है जी, वो जब मैं मटेरियलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि 5% कब यूज होता है, 2% कब यूज होता है। ठीक है जी, स्पेशली इन एरियाज लाइक रिसीवेबल्स, मैंने ऊपर बता दिया आपको, पेबल्स क्रेडिटर की एग्जांपल, लोन्स बैंक से लोन लिया है या नहीं लिया, बैंक बैलेंसेस। फॉर एग्जांपल एक बैंक बैलेंस है हमारे पास, हमने बैलेंस शीट में शो किया हुआ है बैंक बैलेंस फॉर एग्जांपल 200 मिलियन। ठीक है जी, अब लेकिन हमने बैंक को कंफर्मेशन लेटर भेजा कि यार इस एंटिटी का अकाउंट में हमें बताएं कि यार इनके बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, एंटिटी के अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है। अगर वो 200 मिलियन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो 200 मिलियन नहीं है, अब 200 मिलियन को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट का एक पोर्शन है, 5% ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है जी, सो ये हमें बताने में मदद भी करते हैं, और जहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो वहाँ पे हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज कर लेते हैं। जहाँ पे रिस्क लो हो वहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं। आगे आ रहा है, ठीक है। फ्रॉम मटेरियल बैलेंसेस वेयर इंटरनल एविडेंस इज इनसफिशिएंट, जहाँ पे इंटरनल एविडेंस इनसफिशिएंट हो, मतलब इंटरनली हम पूछ रहे हैं मैनेजमेंट से कि यार हमें बताइए, और वो एविडेंस हमें प्रोवाइड करें, लेकिन वो हमारी नज़र में वो एविडेंस सही नहीं है, वो इनसफिशिएंट है, तो वो क्या है, उस वक्त हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन का यूज़ करते हैं।
when internal documentation is weak, outdated और potential biased, internal documentation weak हो, outdated हो, expire हो चुकी हो, potentially biased हो, biasness उसमें आ जाए. Some audits, for example listed entities, financial institution may require confirmation or compliance और issuance standards. ठीक है जी, कुछ entity में वैसे ही हम लोग जनरली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कंफर्मेशन कर ले तो हम लोग यूज कर लेते हैं. अच्छा जी, हाईलाइट किया हुआ है व्हेन नॉट टू यूज. अब व्हेन टू यूज तो हो गया है, ठीक है जी, केसेस यही है, ठीक है जी, केसेस यही है, लेकिन रूल क्या है, जहां पे रिस्क ज्यादा हो, ठीक है जी, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज कर लेते हैं. अब कब यूज नहीं करना है, तो इनका ऑपोजिट, रिस्क और मटेरियल मिसट्रीटमेंट ना हो, मटेरियल बैलेंसेस मटेरियल ना हो, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग हो, ठीक है, तब हम यूज नहीं करेंगे और रिक्वायर्ड बाय लॉ भी ना हो. ठीक है. टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन की टाइप्स कितनी है सर? 2 टाइप्स हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन. कौन कौन सी? एक पॉजिटिव कंफर्मेशन है और दूसरी है नेगेटिव. पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या है? अ रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है दैट आस्क द रेसिपेंट टू रिप्लाई इन ऑल केसेस. यही मेजर है, वर्डिंग है, ठीक है, यहाँ तक ही मेन बात हो चुकी है. यार मैंने सप्लायर को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैंने सप्लायर को एक कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिया, ठीक है जी. अब वो क्या करेगा, मैं उसे बताऊंगा यार ये बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. चेंज दी एग्जांपल, मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा एंटिटी के अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है या नहीं है पड़ा, क्या उसके बैंक में $500 मिलियन पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए हैं. अगर पड़े हुए हैं तब भी मुझे रिस्पॉन्ड करो, अगर नहीं पड़े तब भी मुझे रिस्पॉन्ड करो. इन ऑल केसेस पड़े हैं रिस्पॉन्ड मी, नहीं पड़े रिस्पॉन्ड मी, ठीक है जी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे एग्री. ठीक है जी, पड़े हैं और डिसएग्री, नहीं है पड़े, विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, $500 मिलियन, ठीक है. एग्जाम्पल यहाँ पे, प्लीज कंफर्म दैट द बैलेंस ओड बाय XYZ लिमिटेड एज ऑफ 31st December 20x5 is $50,000. If you disagree, please state the amount you believe is correct. ठीक है जी, ये एक मेथड्स ऑफ पॉजिटिव कंफर्मेशन. अब पॉजिटिव कंफर्मेशन के भी कुछ मेथड्स हैं. पहला मेथड क्या कहते हैं हमें, ऑडिटर प्रोवाइड्स कस्टमर देयर रिकॉर्डेड बैलेंस एंड आस्क देम टू कंफर्म एक्सप्लिसिटली इफ दीज बैलेंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ऑडिटर कस्टमर को बताता है, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं उसे कहता हूँ यार एंटिटी के अकाउंट में $500 मिलियन पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है. ये मेथड 1 है. और वो, अच्छा शर्त क्या है, वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा, पड़ा है होगा तब भी बताएगा, नहीं है पड़ा तब भी बताएगा. मेथड 2 क्या है, मैं बैंक के पास जाऊंगा एक ब्लैंक रिक्वेस्ट लेकर, मैं कहूंगा इस एंटिटी के अकाउंट में कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं. पहला मेथड क्या था, इस एंटिटी के अकाउंट में, क्या इस एंटिटी के अकाउंट में $500 मिलियन पड़े हैं या नहीं है पड़े. पॉजिटिव कंफर्मेशन है तो वो मुझे रिस्पॉन्ड करेगा इन ऑल केसेस. पढ़े हैं तब भी मुझे रिस्पॉन्ड करो, नहीं है पढ़े तब भी मुझे रिस्पॉन्ड करो. मेथड 2, मुझे तो बैंक के पास जाऊंगा, मैं बैंक से पूछूंगा मुझे तुम बताओ कि इस एंटिटी के अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं. मैं नहीं बताऊंगा कि $500 मिलियन, वो मुझे बताएगा कि सर इतने पड़े हैं. अब पड़े हैं तो वो मुझे श्योर करेगा कि सर पड़े हुए हैं. ऑडिटर सेंड कस्टमर ब्लैंक रिक्वेस्ट विदाउट इंक्लूडिंग द रिकॉर्डेड बैलेंस. ठीक है जी, कस्टमर मस्ट फिल इन बैलेंस themselves. दिस मेथड रिड्यूस रिस्क, ये रिस्क को रिड्यूस कर लेता है. पहले वाले रिस्क को रिड्यूस क्यों नहीं करता, पहले वाले रिस्क को रिड्यूस क्यों नहीं कर रहा, वो इस वजह से नहीं कर रहा. आप कस्टमर्स, फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर्स हैं, अब यार कस्टमर्स के पास मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो नहीं, मैं उसे कंफर्मेशन लेटर सेंड करूंगा, मुझे क्या पता है यार, मैंने लिखा है $500, वो कहेगा हाँ यार अब क्या मैं इसे कंफर्म करूं, सच में तो है, असल में तो $400 है, लेकिन यार अब क्या इस जंजाल में पड़ना है, फिर वो ऐसा ना हो मुझसे कुछ पूछ ले, तो वो कस्टमर खुद डरते हैं कि यार प्रोसेस से मुझे ना गुजरना पड़े. ठीक है जी. मेथड 2 में क्या होगा कि यार वो हमें खुद बताएगा,
तो वो इस वजह से इसमें रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है जी, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। अब नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है सर? व्हाट इज नेगेटिव कंफर्मेशन? A request that asks the recipient to reply only if stated information is incorrect. अच्छा, नेगेटिव कंफर्मेशन वो कंफर्मेशन है, मैंने कंफर्मेशन बैंक के पास रिक्वेस्ट सेंड की, अब ये नेगेटिव कंफर्मेशन है, ठीक है, कि यार इस एंटिटी के अकाउंट में $500 मिलियन पड़े या नहीं पड़े। अब वो मुझे उस वक्त रिप्लाई करेगा अगर $500 मिलियन नहीं थे। अगर $500 मिलियन थे वो मुझे रिप्लाई नहीं करेगा। मैं क्या समझूंगा, यार इसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, लिहाजा हेंस ये क्या है, नेगेटिव कंफर्मेशन है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि उसने मुझे रिप्लाई किया तो मतलब क्या होगा, ये इनकरेक्ट बैलेंस है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, बैलेंस 1250 दिस लिमिटेड एज ऑफ 31 दिसंबर 2025 एज्यूम कर लीजिए इज इनकरेक्ट, प्लीज नोटिफाई अस, अदरवाइज नो रिस्पॉन्स इज नेसेसरी। ऐसा होता है इसका रिक्वेस्ट। ठीक है, व्हेन टू यूज नेगेटिव कंफर्मेशन, कब यूज करना है नेगेटिव कंफर्मेशन को, जहां पे लो रिस्क हो, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लो हो, लार्ज वॉल्यूम हो, मतलब है ऑफ स्मॉल बैलेंसेस, मतलब है फॉर एग्जांपल एक गैस की एग्जांपल ले लेते हैं, जो गैस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, वो हमें गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब उसके लिए लार्ज वॉल्यूम है लेकिन स्मॉल बैलेंसेस होती है। अब किसी का ऐसा तो नहीं है यार कि करोड़ों में वो आते हैं डिस्पाइट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज। ठीक है जी, तो लार्ज वॉल्यूम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन बैलेंसेस क्या है, स्मॉल है। पहला क्या था, लो रिस्क हो, मटेरियल स्टेटमेंट का लो रिस्क हो। स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब हम नेगेटिव कंफर्मेशन का यूज़ करते हैं। हाई एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रेट हो, हमें पता हो कि यार सामने वाला हमें रिस्पॉन्ड करेगा, हमने हिस्टोरिकल हम हिस्ट्री देखेंगे कि यार रिस्पॉन्ड करते भी हैं नहीं करते हैं, और उसकी एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा हो। नो हिस्ट्री ऑफ एरर्स और डिस्प्यूट की कोई चांस ना मिले, क्या कहते हैं, डिस्प्यूट्स हिस्ट्री ना मिले। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क आर लो, इनहेरेंट रिस्क लो हो, कंट्रोल रिस्क लो हो। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, कंट्रोल ओवर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, अब ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ठीक है जी, व्हाट टू कंफर्म, अब ये क्या है, कंट्रोल ओवर कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में हमने क्या कंफर्म करना है, कंट्रोल क्या है हमारे, व्हाट टू कंफर्म, हम कंफर्म क्या कर रहे हैं, हम बैलेंस कंफर्म कर रहे हैं, हम एसेट्स कंफर्म कर रहे हैं, हम जो बिल्डिंग खड़ी है उसका लीगल ओनर कंफर्म कर रहे हैं, हम कंफर्म क्या कर रहे हैं। फ्रॉम होम टू कंफर्म, हम किससे कंफर्म कर रहे हैं, हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल बैंक से कंफर्म कर रहे हैं, हम कस्टमर से कंफर्म कर रहे हैं, हम सप्लायर से कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये जो लफ्ज़ मैं वर्डिंग में यूज़ कर रहा हूँ, ये आप टू कंफर्म में आप लिख लीजिए कि कंफर्म क्या करना है। एसेट है, ट्रेड्स है, ट्रेड पेबल्स है, रिसीवेबल्स है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, क्या कंफर्म करें, ये सब उसके सामने लिख लिए। ठीक है जी, आपका पेन आपके हाथ में होना चाहिए और वो लिखना जानता हो, हाउ टू राइट। आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे, कल को जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, अगर आप मेरे वर्डिंग कॉपी करेंगे सो इम्पॉसिबल है, आपको 2-3 दफ़ा में तो समझ आएगी ही नहीं कि यार ये वही वर्डिंग है। खुद से एग्जाम्पल बनाएं, नहीं बनता है मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि क्या सर ये एग्जाम्पल ठीक है या नहीं है ठीक। वन रिक्वेस्ट सर, मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसको जितना शेयर हो सके आप करें। ठीक है जी, ये मुझे भी फ़ायदा देता है, और जब मुझे फ़ायदा देता है मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तो उससे मैं क्या हो जाऊँ, और एनर्जेटिक हो जाता हूँ, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं और लेक्चर्स अपलोड करता जाऊँ। फ्रॉम होम टू कन्फर्म, अच्छा बैक टू द टॉपिक। फ्रॉम होम टू कन्फर्म, किससे कन्फर्म कर रहे हैं, हम किससे कन्फर्म कर रहे हैं, हम कन्फर्म कर रहे हैं किसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, हम डेटर से कन्फर्म कर रहे हैं, हम क्रेडिटर से कन्फर्म कर रहे हैं, हम सप्लायर से कन्फर्म कर रहे हैं, हम किससे कन्फर्म कर रहे हैं, हम कस्टमर से कन्फर्म कर रहे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। व्हेन टू कन्फर्म, कब कन्फर्म करना है, उसे भी कोई डेट देना है ना। अब ऐसा ना हो 10 दिन के बाद यार हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाना है, ऑडिट वगैरह ख़त्म हो जाना है, और वो हमें 20 दिन बाद रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो व्हेन टू कन्फर्म, हमने कब तक उसे डेडलाइन देनी है,
कब तक हमने चीज़ों को कंफर्म करना है। when to confirm डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, हमने एक डिज़ाइन बनाना है, एक लेटर बनाना है, वो इलेक्ट्रॉनिक भी हम लोग भेज सकते हैं थ्रू ईमेल्स, और वो हम लोग रिटर्न भी भेज सकते हैं, तो हमने वो डिज़ाइन करना है। और सेंड रिक्वेस्ट, आखिर लास्ट में हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट भेज देनी है। कब भेजनी है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो। अच्छा जी, मैनेजमेंट रिफ्यूजल, सॉरी, अच्छा जी, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब मैनेजमेंट हमें मना कर रही है कि यार आप लोगों ने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है। अच्छा, ये तो मसला हो गया। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, इंक्वायर रीजंस फॉर रिफ्यूजल। इंक्वायर करना है रीजन फॉर रिफ्यूजल, यही मेन वर्ड है, ठीक है जी। हमने मैनेजमेंट से पूछना है कि यार रीजन क्या है, आप हमें मना क्यों कर रहे हो। व्हेन मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू सेंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन, देन ऑडिटर शुड आस्क मैनेजमेंट द रीजन ऑफ रिफ्यूजल, ठीक है जी। रीजन हमने पूछना है। इफ रिफ्यूजल आर रीजनेबल, अगर वो रीजनेबल है, हमें पता चलता है ठीक है जी रीजनेबल है, परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर, तो हमने अपने अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं। इवेल्युएट इफेक्ट ऑन रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट हमने वापस से इवेल्युएट करना है। रिस्क असेसमेंट क्या होती है, ISO 315 रिस्क मैं पढ़ा चुका हूँ। वो हम कब करते हैं, एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट। ये हम कब परफॉर्म करते हैं, ISO 545 परफॉर्मेंस ड्यूरिंग परफॉर्मिंग ऑडिट, ठीक है जी। तो हमने अपने रिस्क असेसमेंट को वापस से इवेल्युएट करना है कि यार यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो गया, मैनेजमेंट हमें मना कर रही है। कम्युनिकेट विद TCWG, दो चार्ज विद गवर्नेंस, हायर मैनेजमेंट, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ हमने कम्युनिकेट करना है कि सर मैनेजमेंट जो है ना, कि सर मैनेजमेंट हमें रिफ्यूज़ कर रही है एक्सटर्नल कंफर्मेशन को सेंड करने से। तो हमने क्या करना है, इस सिचुएशन में हमने सिंपली कम्युनिकेट करना है दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। कंसीडर इम्पैक्ट ऑन ऑडिट एंड ऑडिट ओपिनियन, ठीक है जी। ऑडिट ओपिनियन क्या है, ISO 700 की सीरीज में हम पढ़ेंगे, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। जिस दिन और साथ 700 की सीरीज आ जाएगी उस दिन आपको पता चल जाएगा, बेल आइकन दबा दें, ठीक है जी। तो हम लोग ने वापस से रिकंसिडर करेंगे कि यार हमारा ओपिनियन क्या होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो बोल्ड है, ये तो आपने हर हाल में नोट करना है। ऑडिटर शेल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन इफ इम्पैक्ट इज मटेरियल। अब ये क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, ये हम 700 की सीरीज में पढ़ेंगे। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इफ इम्पैक्ट इज परवेसिव। अब डिस्क्लेमर क्या है, ओपिनियन क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या है, परवेसिव क्या है, मटेरियल क्या, ये सब हम लोग ISO 700 की सीरीज में पढ़ेंगे। एक छोटा कॉन्सेप्ट आपके पास होगा। क्वालिफाइड ओपिनियन मतलब है 5% ऑफ प्रॉफिट से एक्सीड कर रहा है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यार हम लोग ने इस एंटिटी का ऑडिट करना ही नहीं है, वी वर एंगेज्ड। कैसी वर्डिंग यूज होती है, वी वर एंगेज्ड इन द ऑडिट ऑफ XYZ, ठीक है जी। और क्वालिफाइड ओपिनियन में हमारी वर्डिंग क्या है, वी हैव ऑडिटेड दी XYZ लिमिटेड, ठीक है जी। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। अच्छा जी, आगे क्या है, ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है जी। लेट मी ओके जी। ऑडिट प्रोसीजर्स आफ्टर द रिसिट ऑफ अ रिप्लाईज। अब हमें रिप्लाईज आ गए तो इसके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या हैं। इफ कस्टमर्स डिसएग्रीज विद द बैलेंसेस, देन अगर कस्टमर डिसएग्री कर रहा है बैलेंस से, तो उसके बाद क्या होगा, ऑडिटर मस्ट आस्क क्लाइंट टू रिकंसाइल द कस्टमर कंफर्म बैलेंस विद क्लाइंट रिकॉर्ड्स। अब सर कस्टमर डिसएग्री कर रहा है, ठीक है जी, कस्टमर डिसएग्री कर रहा है, ऑडिटर के जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की थी रिप्लाई आ चुका है 500। बैंक की एग्जांपल अपनी कंटिन्यू करते हैं। अब बैंक को हमने कंफर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड की थी $500 मिलियन, लेकिन हमें जो बैंक है वो 200 मिलियन प्रोवाइड कर रहा है। वो कह रहे हैं नहीं सर हमारे पास तो 200 मिलियन पड़ा हुआ है। तो हम क्लाइंट से पूछेंगे, एंटिटी से पूछेंगे कि यार हमें रिकंसाइल करके दो कंफर्म्ड बैलेंसेस विद क्लाइंट रिकॉर्ड्स, ठीक है जी। आपने कैसे रिकंसाइल किया, हमें वापस रिकंसाइल करके दो। इसमें क्या होता है, इसमें शायद उससे एरर हुआ हो, शायद उसे मिस्टेक हुई हो, ये हमें पता चल जाता है।
ऑडिटर शेल चेक व्हाई देयर इज अ डिसएग्रीमेंट। हमें फिर खुद चेक करना होगा कि सर डिसएग्रीमेंट क्यों है। ठीक है जी, हमें खुद चेक करना होगा कि डिसएग्रीमेंट क्यों है। इफ द डिसएग्रीमेंट सजेस्ट इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है और पोटेंशियल फ्रॉड के चांसेस हैं, ऑडिटर मस्ट इंक्रीज देयर असेसमेंट ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर असेसमेंट अपनी ज़्यादा तेज करनी चाहिए, हमें वापस रिकंसिडर करना चाहिए, हमें क्या कहते हैं रिकैलकुलेशन वापस करनी होगी, रिकैलकुलेट करना चाहिए कि यार इसमें रिस्क और भी ज़्यादा हो सकता है, जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है जी, हाँ ऑब्वियसली एक छोटा टॉपिक था, कुछ स्टूडेंट ने तो मेरे ख्याल में वो जब ये वाला स्लाइड देख कर ही उन्होंने हटा दिया होगा, उसमें इन्हीं का लॉस होगा। सो छोटा टॉपिक था आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, एक छोटा टॉपिक है, स्लाइड्स बहुत ज़्यादा थी, टॉपिक छोटा था, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, और make sure you subscribe the channel, and that's it for today, and this was ISA 505। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। आई हैड रिक्वेस्ट फॉर यू पीपल। ठीक है जी, सी यू विद रेस्ट ऑफ टाइम ओनली ऑन फ्रेमवर्क एंड फैक्ट्स। सब्सक्राइब।